पर आप लोगों ने देखे फिर क्वेश्चन बने आपसे, कर पा रहे थे ना? और ऐसा ही कुछ पूछा जाना है ना, जबरदस्ती का रॉकेट साइंस नहीं पूछते हैं। अगर आप पीवाईक्यू उठा के देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि एक दो क्वेश्चन को अगर हटा दिया जाए तो ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो तुम्हें पता होते हैं, बस प्रॉपर उनका आपके पास डेटा नहीं होता है ना, इसके अलावा नहीं पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन था देखो 2 मार्कर में, परिव्राजक डायनेस्टी। आप सबने पढ़ा होगा सर ये परिव्राजक डायनेस्टी, तो लिखा हुआ है देखो, बुंदेलखंड स्थित गुप्त कालीन सामंती राज्य, एक फ्यूडल स्टेट है जो कहां पे है, बुंदेलखंड में है, याद रखना, क्योंकि परिव्राजक, उच्चकल्प, औलिकर ये सब किनके सामंत, किनके फ्यूडल माने जाते थे, गुप्तों के। तो बुंदेलखंड स्थित गुप्तकालीन सामंत राज्य। दूसरे फैक्ट में उसका राजधानी लिखा है पन्ना, साथ ही में फाउंडर है कौन, सुशर्मन। क्लियर है कि नहीं? और अगर हम बात करेंगे मेजर रूलर्स कौन है, देवाध्याय, प्रभंजन, दामोदर, हफ्तेन और संक्षोभा, या फिर को संकशोभा बोलते हैं। तो ये लिखा हुआ है, क्लियर है कि नहीं? तो वो कहां पे है, किस काल का है, राजधानी और संस्थापक क्या है, इसके अलावा उस वंश में जो मेजर रूलर्स हुए हैं उनके बारे में बता दो। ये किसी भी वंश का 2 नंबर में क्या हो सकता है, फॉर्मेट हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन है अमरचंद बांटिया, अनसंग वॉरियर है सर। 1857 की क्रांति होती है जिस समय ग्वालियर महाराज जयाजी राव सिंधिया हुआ करते थे, और इनका खजांची, इनका ट्रेवरर था जिसका नाम क्या था, अमरचंद बांटी। महाराजा तो आगरा भाग जाते हैं, आपको पता है सर। उनकी सेना किसको ज्वाइन कर लेती है, रानी लक्ष्मीबाई को। और ये वो व्यक्ति है अमरचंद बांटिया जिसने सिंधियाओं का पूरा खजाना किसको दे दिया था, रानी लक्ष्मीबाई को। बाद में जब रानी लक्ष्मीबाई का विद्रोह दबा दिया गया तो फिर जो है इनको वहीं फराफा बाजार ग्वालियर में क्या दे दी थी, फांसी दे दी। तो एक कैरेक्टर याद रखना 57 की क्रांति का, तो देखो लिखा है सिंधिया शासक जयाजी राव सिंधिया के क्या है, खजांची, याद रखना। 57 की क्रांति में सिंधिया खजाना किसको दे दिया, लक्ष्मीबाई को। और उसी के परिणाम स्वरूप बाद में जब ये क्रांति दबा दी गई ग्वालियर की, तो इनको सराफा बाजार में नीम के पेड़ पर क्या कर दिया, फांसी दे दी। तो ये लिखा हुआ है 3 पॉइंट अमरचंद बांटिया के, याद रखना। क्लियर है कि नहीं? ऐसी अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन है दत्तोजी शिंदे। दत्तोजी शिंदे सिंधियाओं में एक कैरेक्टर, याद रखना। आपने सुना होगा कि सिंधियाओं में जो पहला रूलर हुआ है वो कौन है, रानोजी। रानोजी के बाद जयप्पा आते हैं, जयप्पा के बाद दत्तोजी आते हैं, फिर जानको जी आएंगे, महाद जी आएंगे, दौलत राव, ऐसे बहुत सारे रूलर्स आएंगे। तो दत्तोजी सिंधिया कौन है बताओ, प्रमुख सिंधिया शासक जिनका शासनकाल कब से कब तक रहा है, 1750 एक्चुअल में लिखना, 1750 से 1760 के मध्य रहा, याद रख। एक फैक्ट लिखा है इन्होंने, नागौर के शासक, या नागौर कर लेना इसको, नागौर राजस्थान में, नागौर के शासक विजय सिंह को पराजित किया है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनमें वो है बैटल ऑफ सुक्रताल, सुक्रताल का युद्ध जो 1860 में लड़ा। कभी भी अगर आपने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत को पढ़ा होगा, पानीपत के तीसरे युद्ध को, तो आपने सुना होगा कि अहमद शाह अब्दाली को भारत में लाने वाला व्यक्ति कौन है, रुहेलखंड का एक सरदार है नजीबुद्दौला। नाम सुना है नजीबुद्दौला का? अरे नाम सुने हो सर? पानीपत के तीसरे युद्ध का मेन कैरेक्टर, याद रखना। और कहते हैं कि इसी नजीबुद्दौला के साथ किसका युद्ध हुआ था, दत्तोजी सिंधिया का, 1860 में, जिससे दत्तोजी सिंधिया हार गए थे और इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई। या फिर आपने ऐसे भी सुना होगा कि जिस समय पेशवा बालाजी बाजीराव थे, उन्होंने पंजाब जीत लिया था। अहमद शाह अब्दाली का एक बेटा हुआ करता था सर, क्लियर है कि नहीं, तैमूर, उसको खदेड़ दिया गया था और पंजाब पर अधिकार कर लिया था। पंजाब में किसको पेशवा ने नियुक्त किया था, दत्तोजी सिंधिया। फिर इस दत्तोजी सिंधिया को कौन हरा देगा बताओ जरा मुझे, तो नजीबुद्दौला से हार गया था बैटल ऑफ सुक्रताल में, जहां पे इसकी डेथ हो गई थी, याद रख। तो दत्तोजी सिंधिया के 3 फैक्ट बता सकते हो कि प्रमुख सिंधिया शासक रहा है, टाइमलाइन इसकी 1750 से 1760 के मध्य रही है। इसके बाद नागौर के शासक विजय सिंह को पराजित किए थे, और 1760 में सुक्रताल के युद्ध में रुहेलखंड के सरदार नजीबुद्दौला से पराजित हुए और मारे गए। बात समझ में आई कि नहीं? चलो अगला क्वेश्चन है परमार्दी देव। इनके बारे में सुना होगा मुझे लगता है आप सभी ने। तो परमार्दी देव कौन है बताओ जरा मुझे। पूर्व मध्यकालीन चंदेल वंशीय क्या है, शासक। एक चंदेल वंश का राजा है, पूर्व मध्यकाल के, प्री मिडाइवल हिस्ट्री के, यानी कि राजपूत काल के। दूसरी लाइन लिखिए, इनके एक
बड़े फेमस कोर्टियर हुए हैं दरबारी, जिनका नाम क्या है, जगनक, जिन्होंने क्या लिखा था, परिमल राफ। और इसी परिमल राफ का एक चैप्टर, एक खंड क्या है, आलखंड, जिसमें आला उदल की 52 लड़ाइयों का वर्णन है, याद रखें। इसके अलावा तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1213 में पराजित किया और बुंदेलखंड को जो है दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। तो परमार्दी देव के ये 3 पॉइंट हो सकते हैं। एक, परमार्दी देव का संबंध किस वंश से है, किस काल से है। दूसरा, उसका क्या, उसका जो दरबारी बड़ा महत्वपूर्ण है, जगनिक, जिसने परिमल राव को लिखा। और तीसरा, अगर हम बात करेंगे तो परमार्दी देव पर ही आक्रमण किया था गौरी के गुलाम ऐबक ने, और 1213 में परमार्दी देव को हराकर बुंदेलखंड पर किसने अधिकार कर लिया था, दिल्ली सल्तनत ने, या ऐबक ने, या तुर्कों का अधिकार हो गया था। तो ये 3 मेजर पॉइंट्स सर इसके हो सकते। इसके अलावा एक क्वेश्चन है सिरसागढ़, ये भी परमार्दी देव से रिलेटेड एक युद्ध है, सिरसागढ़ का युद्ध, सुने हो सर इसका नाम। तो जो बैटल ऑफ सिरसागढ़ है, ये चंदेल राजा परमार्दी देव और चौहान राजा पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। कब हुआ था भैया, तो लिखा है देखो 1182 में। परिणाम क्या निकला सर इसका, परमार्दी देव हार गए थे और यहीं पे इनके 2 वीर सेनापति आला और उदल वीर गति को प्राप्त। तो ये 3 पॉइंट हो सकते हैं। इसके अलावा आप चाहो इनमें से कोई भी एक एडजस्ट करके ये भी डाल सकते हो कि सर जो तुम्हारा सिरसागढ़ का जो युद्ध है, इसकी जानकारी मदनपुर अभिलेख से मिलती है। कहां से मिलती है, मदनपुर। तो मदनपुर अभिलेख मिलेगा सर बांदा के पास, सर वहां से हमको जानकारी मिलती है सिरसागढ़ के युद्ध में कि 1182 में कोई युद्ध है जो चौहान और चंदेलों के बीच लड़ा गया, और इसमें जो है चंदेल हारे और यहीं पे जो है आलाउदल की क्या हो गई थी, डेथ हो। तो आप चाहो तो ये भी दिमाग में याद रख सकते हो, मदनपुर अभिलेख। इसके अलावा एक क्वेश्चन है सर वज्रदामन से दिया हुआ है, देखिएगा वज्रदामन, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है आने वाले समय में, याद रखना। जैसे कच्छप घातों के बारे में क्वेश्चन पूछ चुके हैं, तो इसलिए एक वज्रदामन डाला है सर। वज्रदामन में आप बता सकते हो ग्वालियर सिहोनिया में कच्छप घात वंश का क्या है, वास्तविक संस्थापक है। नाम सुना होगा आपने वज्रदामन का। कच्छप घातों की मध्य प्रदेश में 3 ब्रांचेस आपको देखने के लिए मिलेगी। एक सिहोनिया ग्वालियर, सिहोनिया मुरैना और ग्वालियर में होगी। दूसरी आपने सुनी होगी नरवर शिवपुरी में, और तीसरी दुबकुंड शिवपुर। और तीनों ही ब्रांच बहुत महत्वपूर्ण, याद रखना, क्योंकि इनसे संबंध बड़े इंपॉर्टेंट राजाओं का। जैसे दुबकुंड ब्रांच से एक व्यक्ति का संबंध है अर्जुन, अर्जुन वो जिसने विद्याधर चंदेल के कहने पर गुर्जर प्रतिहार राजा राज्यपाल की क्या कर दी थी, हत्या। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो वज्रदामन में बता सकते हो कि जो ग्वालियर सिहोनिया शाखा है कच्छप घातों की, उस वंश का क्या है, ये रियल फाउंडर है, वास्तविक संस्थापक है। दूसरा पॉइंट लिखा है इसकी उपाधि, इसको कच्छप घात वंश तिलकम कहते हैं, कच्छप घात वंश का तिलक। याद रखना, कोई भी किसी वंश का जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है उसे उस वंश का तिलक कहा जाता है, क्योंकि तिलक बड़ा सम्मानित एक चिन्ह होता है। तो इन्हें क्या कहा जाता है, कच्छप घात वंश तिलकम कहते हैं, छोड़ेपति भी कहते हैं, महाराजा धीराज। आप एक टाइटल याद रख सकते हो, कच्छप घात वंश तिलकम, याद रख। और लास्ट में लिखा है कि इन्होंने प्रतिहार राजा विजयपाल को हराया और गोपाद्री दुर्ग यानी कि ग्वालियर के किले को अपने अधिकार में ले लिया। कच्छप घातों के कंट्रोल में पहले ग्वालियर नहीं हुआ करता था, ये मेनली सिहोनिया से रूल करते थे, मुरैना से। लेकिन फिर वज्रदामन ने गुर्जर प्रतिहार राजा विजयपाल को हराया और उससे क्या छीन लिया, ग्वालियर छीन लिया। और फिर कच्छप घातों की पहली कैपिटल सिहोनिया मुरैना और दूसरी कैपिटल क्या हो गई, ग्वालियर। और इन्हीं कच्छप घातों को सिहोनिया ग्वालियर के कच्छप घात कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं। तो ये वज्रदामन के 3 पॉइंट आप दिमाग में याद रख सकते हो। एक और क्वेश्चन है गोलकी मठ, मुझे लगता है सर ये बन गया होगा गोलकी मठ, हाँ बना होगा सर। जबलपुर स्थित चौफट योगिनी मंदिर है, याद रखना। जो जबलपुर का चौफट योगिनी मंदिर है उसी को क्या बोलते हैं, गोलकी मठ बोलते हैं, याद रखना, क्योंकि आकार में गोल है वो, याद रखो। तो जबलपुर स्थित चौफट योगिनी मंदिर मैंने कोष्टक में लिख दिया है, शाक्त संप्रदाय से संबंधित। शाक्त सेक्ट समझते हो क्या होता है, देवी को पूजने वाला संप्रदाय क्या होता है, शाक्त। ज्यादातर राजपूत जो है शाक्त संप्रदाय को मानने वाले थे, याद रखना। आपने देखा उनका स्लोगन होता था जय भवानी, है ना, काली को बलि देना। तो जो देवी को पूजते हैं, आदि शक्त को पूजते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, शाक्त संप्रदाय। शक्ति को पूजने वाले कौन होते हैं, शाक्त संप्रदाय के। और जो चौफट योगिनी मंदिर का जो कॉन्सेप्ट है, ये वास्तव में किस धर्म से रिलेटेड है, शाक्त संप्रदाय। किस सेक्ट से रिलेटेड है, शाक्त संप्रदाय से, याद रखना है इस चीज को। तो लिखा है जबलपुर स्थित चौफट योगिनी मंदिर है, कोष्टक में मैंने शाक्त संप्रदाय लिख दिया है।
निर्माता कौन है? कलचुरी शासक, कलचुरी रूलर है युवराज देव फर्स्ट। इन्होंने ही जबलपुर का चौफट योगिनी मंदिर बनवाया था। और विशेष क्या है? तो यहाँ पे एक विशेषता ये मिलती है कि ये जो जबलपुर वाला चौफट योगिनी मंदिर है, जो गोलकी मठ है, यहाँ पे शिवजी अपने बारात के रूप में स्थापित है। मतलब वो दूल्हे के रूप में उनकी मूर्ति मिलेगी। उनके साथ नंदी और उनके जो गण बाराती बने हुए हैं वो सब जो है मूर्तियों के रूप में यहाँ पे क्या है? स्थापित। तो विशेषता यह है कि गोलकी मंदिर में जो है शिवजी अपने बारात, पूरी बारात के साथ यहाँ पे क्या है? स्थापित किए गए, याद रखना। तो ये 3 फैक्ट गोलकी मठ के हो सकते। इसके अलावा एक क्वेश्चन है नजर मोहम्मद खान, आपने सुना होगा इनका नाम। नजर मोहम्मद खान भोपाल के नवाब हुए हैं। क्लियर है कि नहीं? तो लिख सकते, देखो पहला पॉइंट लिखा है 1818 से 1819 के मध्य भोपाल के नवाब। तो पहली लाइन में हमने एक तरीके से उनका इंट्रोडक्शन पर दे दिया कि भाई ये इतने से इतने समय के मध्य भोपाल के क्या रहे हैं? नवाब रहे। नेक्स्ट 2 और महत्वपूर्ण फैक्ट क्या हो सकते हैं कि इनकी बेगम कौन थी? बताओ, इनकी पत्नी कौन है? बोले सर। तो भोपाल की जो पहली बेगम है कुदशिया, वो इनकी क्या थी? पत्नी थी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट इनमें फैक्ट बनता है वो ये है 1818 ट्रीटी ऑफ रायसेन। अब ट्रीटी ऑफ रायसेन अलग से भी 2 नंबर में पूछी जा सकती है, क्योंकि एक सब्सिडरी अलायंस है, सहायक संधि है। इसी संधि के बाद भोपाल रियासत सदा के लिए अंग्रेजों के अधीन हो गई। तो ये क्या है? एक सहायक संधि, याद रखना। तो 1818 में अंग्रेजों के साथ क्या करी? रायसेन की संधि करी, जो कि ये क्या थी? सहायक संधि थी, सब्सिडरी अलायंस थी। मतलब इसी आपने सुना होगा कि भाई इनके टाइम पर नजर मोहम्मद खान के टाइम पर जो है पिंडारियों के आक्रमण इस रियासत पे बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, और पिंडारियों से ये अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे थे नजर मोहम्मद खान। तो इस समय अंग्रेजों ने ठेका ले रखा था कि सर अगर किसी को भी सिक्योरिटी चाहिए हमारे पास आओ, बस शर्त यह है कि हमारी सब्सिडरी अलायंस सहायक संधि को क्या करना पड़ेगा? स्वीकार करना। इनके पास कोई विकल्प था नहीं, तो इन्होंने फिर जो है रायसेन की संधि करी, जो कि क्या थी? सहायक संधि। इसी संधि के बाद आपने सुना होगा सीहोर में एक ब्रिटिश रेजिमेंट की स्थापना हुई थी। क्लियर है कि मैडॉक यहां पे एज ए एजेंट नियुक्त हुआ था। यही मैडॉक है जिससे कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा किसके साथ? कुंवर चैन सिंह के साथ। तो वो जो आगे चल के जो आपको सीहोर विद्रोह के जो तार निकलेंगे वो कहां से निकलते हैं? ट्रीटी ऑफ रायसेन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो अगला क्वेश्चन है फुअर क्वेरी। ये भी एक अनसंग वॉरियर है 57 की क्रांति की, याद रखना। और जिस हिसाब से हमारा एग्जाम का पैटर्न आ रहा है, तो ये जो क्वेश्चन है, क्योंकि एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि एमपी में महिला कैरेक्टर ना के बराबर है, याद रखना। आप क्या पढ़ते हो? अवंतीबाई, अहिल्याबाई, है ना, और ये क्या बोलते हैं दुर्गावती, बहुत गिने चुने कैरेक्टर है ना। बाईजाबाई देखो थोड़ी सी हाईलाइट हुई, बाईजाबाई से क्वेश्चन पूछ लिया। तो ऐसी फूल कोरी भी एक कैरेक्टर है 57 की क्रांति में, याद रखना। और आपने सुना होगा कि सर अच्छा फूल कुंवरी लिख लेना। 1857 की क्रांति की प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, पहली लाइन लिखा हुआ। दूसरा, गड़ा मंडला के शासक शंकर शाह की क्या है? पत्नी है। और तीसरी लाइन में लिखा है मैंने कि शंकर शाह की जब डेथ हो गई तो रानी अवंतीबाई के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया? विद्रोह किया। ये 3 फैक्ट इनके हो सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन एक और बन सकता है नयनी, एक क्वेश्चन और बन सकता है, याद रखना। नयनी, इनके बारे में नाम सुना है आपने? नयनी का नाम सुने हो? मृग नयनी नहीं, सिर्फ नयनी नाम सुने हो? अगर आपने नाम सुना होगा कि सरजू प्रसाद विजय राघवगढ़ रियासत जो कटनी में है, वहां के राजा कौन है? सरजू प्रसाद। और सरजू प्रसाद ने विद्रोह करा था 57 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध। और इनका एक बड़ा महत्वपूर्ण सरदार है जिसने सबसे ज्यादा विद्रोह किया सरजू प्रसाद का, सरदार रामबोल। क्या नाम है? सरदार रामबोल। तो सरदार रामबोल की पत्नी है नयनी, याद रखना। और जैसे ही सरदार रामबोल और सरजू प्रसाद की डेथ हुई तो रानी जो नयनी थी उन्होंने फिर 57 की क्रांति को लीड किया कटनी वाले एरिया में। तो जो ये महिला कैरेक्टर है ना, बहुत गिनी चुनी है, कुल मिला के 6-7 कैरेक्टर निकलेंगे महिलाओं के। और हर बार देखो आप, हर एक ना एक बार क्वेश्चन पूछता है, कहीं दुर्गावती से, कहीं अहिल्याबाई से, कहीं बाईजाबाई से, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा। इन तीनों कैरेक्टर पर क्वेश्चन पूछ चुके। 2 नंबर में या प्रीलिम्स कहीं पे भी सर आपको नयनी या फिर फूल कोरी से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो फूल कोरी गड़ा मंडला से संबंधित है, शंकर शाह की पत्नी है, 57 की क्रांति में भाग लेंगी। और अगर हम बात करेंगे नयनी की तो इनका संबंध किससे है? विजय राघवगढ़ रियासत कटनी से है। और जो सरजू प्रसाद है उनके जो सेनापति रामबोल है उनकी ये क्या है? वाइफ है, पत्नी, याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है रिश्ता लवलेख, ये 2 दफा देख लो। और ओलिकर डायनेस्टी का ये क्वेश्चन है सर। और ओलिकर डायनेस्टी के क्वेश्चन थोड़े पूछे जा रहे हैं। आप देखोगे
कई बार दफपुर अभिलेख पूछा गया। एक बार पूछा गया था कि मंदसौर का जो दफपुर अभिलेख है उसमें एडवर्टाइजमेंट का एविडेंस है ना, ये पूछा गया था, विज्ञापन का। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो यही एक ऑलिगर शासक है यशोधर्मन, जिसका एक अभिलेख है फोंदणी, और फोंदणी अभिलेख का राइटर पूछा गया था बासुल। क्लियर है कि नहीं? तो इसी डायनेस्टी में एक और अभिलेख आता है, क्या? रिस्तल। याद रखना, ये जगह मंदसौर में ही पड़ती है। तो रिस्तल अभिलेख सबसे, देखो अभी भी अभिलेख पूछा जाए, अवस्थिति कहां पे मिला है, राजा कौन है उस अभिलेख का, और तीसरा उससे इंफॉर्मेशन जानकारी क्या मिली। कोई भी अभिलेख का यही पैटर्न होता है, कहां मिला है, किसका है और क्या जानकारी मिल रही। तो देखो लिखा हुआ है मंदसौर में स्थित है, मध्य प्रदेश में। शासक कौन है? तो औलिकर वंश के एक राजा है प्रकाश धर्मा, नाम सुना होगा। यशोधर्मा से पहले राजा कौन है? प्रकाश धर्मा, उसका यह अभिलेख है रिस्तल। और तीसरा जानकारी क्या मिलती है? तो कहते हैं कि प्रकाश धर्मा के द्वारा जो है हूण शासक तोरमाड़ को पराजित कर दिया था। तोरमाड़ हूण का नाम सुने हो फिर सब लोग, और तोरमाड़ के बारे में सुना होगा कि उसने पहले पूर्वी मालवा यानी कि सागर वाले, एरण वाले एरिया में आक्रमण किया था। और यहां पर भानुगुप्त समय राजा हुआ करता था गुप्तों का, और भानुगुप्त का एक सेनापति था, कौन? गोपराज, जो लड़ते हुए मारा गया था। और फिर भानुगुप्त ने ये सारी बात अपने एरण अभिलेख में लिखवाई थी, जिसमें सती प्रथा का पहला साक्ष्य। तो जब ये पूर्वी मालवा जीत के पश्चिमी मालवा की तरफ आया, मतलब मंदसौर की तरफ आया, तो यहां पे इन्हें कौन मिले? औलिकर। औलिकरों में कौन मिला? प्रकाश धर्मा। प्रकाश धर्मा ने तोरमाड़ को पराजित किया, और ये सारी बात उसने अपने एक अभिलेख में लिखाई, जिसे क्या बोलते हैं? रिस्तल अभिलेख। रिस्तल एक जगह पड़ती है मंदसौर में, याद कर पाओगे? तो कहां पे स्थित है, किस राजा का अभिलेख है, और जानकारी क्या मिल रही? तो हूण शासक तोरमाड़ को पराजित करने की जानकारी मिल रही है, किसके द्वारा? प्रकाश धर्मा के द्वारा, याद रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, एक और क्वेश्चन है, देखो भीमाबाई होलकर। भीमाबाई होलकर का नाम सुने हो सर? थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में सर ये बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेंगी सर आप। जिस समय होलकर राजा हुआ करते थे, मल्हार राव होलकर सेकंड। कौन थे बताओ? मल्हार राव होलकर सेकंड। इन्हीं के टाइम पर हुआ था थर्ड एंग्लो मराठा बैटल, यानी कि तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, याद। और तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में सिंधिया अपनी तरफ से लड़ रहे हैं, होलकर अपनी तरफ से लड़ रहे हैं, पेशवा अलग लड़ रहे हैं, सर भोसले अलग लड़ रहे हैं। तो होलकरों में मल्हार राव होलकर बहुत छोटा है सर, तो ये लड़ने के लिए नहीं जा रहा है। तो ये किसको भेज रहा है? अपनी बहन को, अपनी माता को। नाम सुना होगा, माता तुलसाबाई का नाम सुना होगा, जिनका सिर काटकर विद्रोहियों ने जो है क्षिप्रा नदी में फेंक दिया था। तो याद रखना, मल्हार राव होलकर सेकंड की कौन है बताओ जरा? ये बहन है। तो पहली लाइन लिखा हुआ है, होलकर शासक मल्हार राव होलकर सेकंड की क्या कौन है? बहन है। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में क्या लिया है? भाग लिया है। और बहुत महत्वपूर्ण, 1817 में उज्जैन के पास एक जगह पड़ती है महीदपुर, तो 1817 में महीदपुर की लड़ाई में इन्होंने ब्रिटिश एजेंट जॉन मालकम को क्या किया था? पराजित किया। अब अलग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बैटल ऑफ महीदपुर, महीदपुर का युद्ध, तो आपको बताना पड़ेगा तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा संघर्ष के दौरान हुआ। किस किस के बीच में हुआ? तो होलकरों की तरफ से कौन? भीमाबाई। अंग्रेजों की तरफ से कौन? मालकम। और परिणाम क्या निकला? भीमाबाई ने जॉन मालकम को क्या कर दिया? पराजित कर। तो बैटल ऑफ महीदपुर मोस्ट इंपोर्टेंट, भीमाबाई मोस्ट इंपोर्टेंट। मैं आपको बोला है कि जितने भी फीमेल कैरेक्टर्स हैं आप उन पे थोड़ा सा नजर बना के रखिएगा। तुलसाबाई है, भीमाबाई है, कृष्णाबाई है ना, अहिल्याबाई है। होलकरों में 4 कैरेक्टर, महिला कैरेक्टर बहुत महत्वपूर्ण। ऐसे सिंधियाओं में बाईजाबाई बड़ी महत्वपूर्ण है, तो हमें पकड़ना पड़ेगा सर, याद रखो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सर नेक्स्ट, बीरमदेव बघेल। इनके बारे में सुने हो सर? बीरमदेव बघेल के बारे में सुना, ठीक है कि नहीं? तो एक बघेल राजा, याद रखना। इसके बारे में कहा जाता है पहले बघेलों का कैपिटल क्या होता था? गहोरा, सतना के पास तक बस। लेकिन जब बीरमदेव बघेल सुल्तान राजा बना सर, तो इसने जो है बांधवगढ़ वगैरह जो एरिया है तुम्हारा, बांधवगढ़, अमरकंटक, ये पूरा क्षेत्र क्या कर लिया? जीत लिया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तारीके मोहम्मदी में एक बुक का नाम है तारीके मोहम्मद, सल्तनत कालीन एक बुक है तारीके मोहम्मदी। और तारीके मोहम्मदी में इनको क्या बोला गया है? नीरम ऑफ द एरा, युग का नीरम। एक्चुअल में नीरम एक ईरानी रेफलर है, एक ईरानी पहलवान और राजा है। ये भी बड़ा महान था, साम्राज्यवादी था बीरमदेव। तो इसकी तुलना किसके साथ की गई है? ईरानी शासक नीरम के साथ की गई है।
तो इसे तारीख मोहम्मदी में क्या बोला गया है? युग का नीरम बोला गया है। तो देखो दो ये फैक्ट लिखे हुए हैं। साथ ही में आपने जौनपुर के फर्की राजवंश का नाम सुना होगा, और एक बड़ा प्रसिद्ध राजा हुआ है फर्कियों में, इब्राहिम शाह फर्की। तो कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध फर्कियों ने और बघेलों ने क्या बनाया था? संघ बनाया था। तो उस समय फर्की राजा कौन था? इब्राहिम शाह फर्की। और बघेलों में कौन था? बीरमदेव बघेल। याद रख, तो तीन फैक्ट याद रख सकते हो कि बांधवगढ़ अमरकंटक को जीतकर बघेल राज्य में मिलाएगा। दूसरा, तारीख मोहम्मदी में से क्या बोला गया है? युग का नीरम बोला गया है। और तीसरा, इब्राहिम शाह फर्की के साथ संघ बनाकर दिल्ली सल्तनत पर क्या किया था? इसने आक्रमण किया था। और यह बहुत महत्वपूर्ण घटना है। इंडियन हिस्ट्री को कभी पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जैसे ही तुगलक कमजोर हुए, तो तुगलक जैसी कमजोर हुए, तो वैसे एक कैरेक्टर है ख्वाजा जहां, उसने जो है जौनपुर में स्वतंत्र फर्की राजवंश की क्या कर दी थी? स्थापना। और फर्की बड़े शक्तिशाली थे, याद रखना इस चीज को। तो फर्कियों ने और हमारे बघेलों ने, बघेल जो कि ये भी तुगलकों के क्या थे? पहले अधीन थे भैया। तो फर्कियों ने और तुगलकों ने एक संघ बना लिया था। किनके विरुद्ध बताओ जरा मुझे? बोलो, तुगलकों के विरुद्ध। तो उस समय तुम्हारा बघेल राजा कौन है? बीरमदेव बघेल। तो ये महत्वपूर्ण कैरेक्टर याद, क्लियर है कि नहीं? और बघेलों के प्रारंभिक राजाओं में सबसे शक्तिशाली भी माना जाता है इसको, है ना। बुल्लार देव का ग्रैंड सन है, आपने नाम सुना होगा बघेलों में कि पहला व्यक्ति कौन है? भीमल देव। भीमल देव के बाद रानिंग देव। रानिंग देव के बाद कौन आएगा? बुल्लार। बुल्लार के बाद बीरम देव आएगा। इसी बीरम देव का बेटा है बीर सिंह देव, जो खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा का क्या देगा? साथ देगा। बात समझ में आ रहा है? किंतु ये बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर है बीरम देव, याद रखना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, सही कर लेना। ये विद्यशाल भंजिका है। इस बुक का नाम सुना होगा आपने, विद्यशाल भंजिका का, ठीक है कि नहीं? तो राइटर कौन है विद्यशाल भंजिका का? बताओ जरा मुझे, बोलो। तो ये तो पता है कि किसने लिखा है ये? तो राजशेखर ने लिखा है। ये किसी को कोई दिक्कत? आपने सुना होगा कि राजशेखर पहले जो है गुर्जर प्रतिहारों के दरबार में रहा करते थे। किनके दरबार में रहते थे? गुर्जर प्रतिहार। जब गुर्जर प्रतिहार कमजोर होने लगे और इधर कल्चुरी शक्तिशाली होने लगे, तो राजशेखर ने अपना वफादारी भी शिफ्ट कर दी। वो गुर्जर प्रतिहारों को छोड़ दिए और किनके कोर्ट में आ गए? बताओ, कल्चुरियों के। और इस समय कल्चुरी राजा हुआ करता था युवराज देव प्रथम। तो युवराज देव प्रथम के दरबार में ये रहा करते थे। और युवराज देव प्रथम के दरबार में रहते हुए इन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम क्या है? विद्यशाल भंजिका। और ये बुक इस मायने से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विंध्यशाल भंजिका में कल्चुरी शासक युवराज देव प्रथम को उज्जैनी भुजंग, उज्जैनी के लिए भुजंग अर्थात सर्प के समान कहा गया, याद रखना। मतलब उज्जैनी के लिए तो वो काल के समान था। कौन? युवराज देव प्रथम। ऐसा किस बुक में बोला गया है? विंध्यशाल भंजिका में बोला। तो देखो लिखा हुआ है, सबसे पहले तो पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य, याद रखना। दूसरा, रचयिता कौन है? राजशेखर है। और तीसरा, इसका विशेष क्या है? तो कल्चुरी शासक युवराज देव प्रथम को क्या बोला है? उज्जैनी भुजंग बोला है। उज्जैनी के लिए काल के समान, परमाणु के लिए काल के समान कहा गया है युवराज देव प्रथम को। बन जाएगी बात? चलो अगला क्वेश्चन है बागपति मुंज। मुझे लगता है ये आप सबसे बन गया होगा। तो बागपति मुंज में लिखा हुआ है प्रमुख परमार शासक एवं सियक द्वितीय का क्या है? उत्तराधिकारी, याद रखना। किसका उत्तराधिकारी था बागपति मुंज? सियक सेकंड का, याद रखना। दूसरी लाइन में लिखा है उसका एक निर्माण कार्य मुंज सागर, आपने सुना होगा धार में। और तीसरी लाइन में अगर हम बात करेंगे तो उसके कुछ कोर्टियर मैंने बता दिए हैं, दो हैं तो बहुत सारे, मैंने आपको दो बता दिए, दो नंबर में इतने एडजस्ट हो सकता था। परिमल गुप्त जिसने क्या लिखा था? नव सहसांक चरित। और दूसरा इसी के कोर्ट में कौन रहता है? धनंजय जिसने क्या लिखा? दस रूप। ऐसी एक और इनका कोर्टियर है धनिक जिसने लिखा है क्या? यशो रूपावलोक। क्लियर है कि नहीं? तो ये दिमाग में याद रख सकते हो। तो ये बागपति मुंज में ये हम 3 लाइन लिख सकते, जो भी आपको याद आ जाए। क्लियर है कि नहीं? अगला सर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे 7 मार्कर, देखो तो एक क्वेश्चन दिया है मैंने, औलिकर वंश पर टिप्पणी कीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन पूछा जा चुका है भैया, गर्दभिल्ल पर क्वेश्चन पूछ लिया है सर। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसलिए मैंने इस बार क्या दिया है? औलिकर डायनेस्टी दिया, याद रखना इसको। तो औलिकर डायनेस्टी को फिर आप बता सकते हो, लिखा हुआ है। कभी भी कोई भी राजवंश में 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका फॉर्मेट ये हो सकता है। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन में बता दिया एक लाइन में कि मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित गुप्तकालीन सामंती राज्य, मैंने क्लियर कर दिया कि मध्य प्रदेश के मंदसौर में है, गुप्त काल का है। और ये क्या है था? ये सामंती राज्य था, एक फ्यूडल स्टेट था, याद रखना। मतलब स्वतंत्र राज्य स्टार्टिंग में नहीं था। दूसरी लाइन में बता दी मैंने उसका संस्थापक की, इसकी स्थापना किसने करी है? सिंह वर्मा ने करी है, या सिंह वर्मा का बेटा है नर वर्मा,
उसने करी है। सिंह वर्मा के दो बेटे याद रखना, एक जाके मारवाड़ में करेगा ओलिकर वंश की स्थापना और दूसरा हमारे मंदसौर में करेगा ओलिकर वंश में। तो हमारा वाला इंपॉर्टेंट हमको वही याद करना है, कौन सा? नर वर्मा। तो सिंह वर्मा का बेटा है नर वर्मा, जो ओलिकर वंश का क्या है, मध्य प्रदेश में संस्थापक। दूसरी लाइन में मैंने उनकी राजधानी बता दी, दसपुर मंदसौर याद रखना। तीसरे लाइन में मैंने क्षेत्र बता दिया। तो जब ये ओलिकर वंश अपने उरूज पर था, उरूज इन द सेंस कि जब वो अपने चरम पर था, और चरम पर था वो यशोधर्मन के टाइम पर, तो माना जाता है कि उत्तर में इसकी सीमाएं जो है हिमालय से मिला करती थी, दक्षिण में जो है महेंद्रगिरी पर्वत तक इसकी सीमाएं मिला करती थी, पश्चिम में पश्चिमी सागर, तो पूर्व में पूर्वी सागर। इसका उरूज ये था लास्ट। लिखता है सर यशोधर्मन अपने फुंदड़ी अभिलेख में कि उन क्षेत्रों में जहां कभी गुप्तों के आदेश नहीं माने गए, मेरे आदेशों को सिरोधार्य किया जाता था, मतलब लोग मेरे आदेशों का पालन करते, मतलब उन क्षेत्रों में भी मेरी चलती है जहां पे कभी गुप्तों की नहीं चलती। तो मैंने उनका क्या बता दिया, एक टेरिटरी उसमें डाल दिया भैया, और ये पूरा का पूरा जो डला हुआ है ये फुंदड़ी अभिलेख के अनुसार डला, याद रखना इस चीज को। इसके अलावा मैंने जानकारी स्रोत बता दिया कि जो गुप्तकालीन लिटरेचर है, एक तो उससे हमें इनकी जानकारी मिलती है ना। मंदसौर अभिलेख है, रिफ्तल अभिलेख है, फुंदड़ी अभिलेख है, ये सब इस डायनेस्टी के क्या है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, याद रखना, दिमाग में याद रख सकते हो, रख लेना। फुंदड़ी अभिलेख किसका है, यशोधर्मन का। इसी का राइटर कौन है, बोलो, बाफुल, मंदसौर से मिलेगा। रिफ्तल अभिलेख अभी बताया था किसका है, प्रकाश धर्मा का। क्लियर है? इसमें क्या जानकारी मिलती है, तोरमाड़ की पराजय किसके द्वारा, प्रकाश धर्मा की। ऐसी फुंदड़ी अभिलेख में जानकारी मिलती है कि यशोधर्मन ने मिहिर कुल हूण को पराजित किया है। तो पापा को किसने पीट दिया, प्रकाश धर्मा ने। बेटे को किसने पीटा, यशोधर्मा ने, याद रखना इस चीज को। फिर कुछ मेजर रूलर से उनके नाम लिखे, नर वर्मा, विश्व वर्मा, बंधु वर्मा, प्रकाश धर्मा, यशोधर्मन। ये बंधु वर्मा का तो कितना फेमस है मंदसौर अभिलेख, बंधु वर्मा का, कुमार गुप्त का सामंत है, याद रखो। इसके अलावा अंतिम राजा कौन है इस डायनेस्टी में, कृष्ण वर्मा है। इस डायनेस्टी के जो प्रमुख निर्माण है वो प्रकाशेश्वर शिव मंदिर, जो प्रकाश धर्मा के द्वारा बनवाया गया है। कहां पे बताओ जरा मुझे, मंदसौर में। इसके अलावा विभीषण तड़ाग, विभीषण तड़ाग मतलब विभीषण तालाब, तड़ाग का मतलब होता है तालाब, पौंड, याद रखो। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, मेजर कंस्ट्रक्टिव वर्क्स हो जाएंगे। और इसके अलावा ये कौन से धर्म को मानते थे, तो ओलिकरों ने बौद्धों को भी, हिंदुओं को भी और जैनों को, तीनों धर्मों को क्या दिया, संरक्षण। तो एक फॉर्मेट हो सकता है कि 7 नंबर में हम कैसे करके पूरे के पूरे वंश के बारे में जो है बता पाए। तो इंट्रोडक्शन में अवस्थिति बता दी, फाउंडर बता दिया, फिर राजधानी बता दी, क्षेत्र बता दिया। इसके अलावा हमने जानकारी का स्रोत बताया, मेजर रूलर्स बताए, लास्ट रूलर बता दिया, जो कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्माण है वो बता दिए, और इसके अलावा वो कौन से धर्म मतानुयायी था हमने ये बता दिया। मतलब लगभग 7 नंबर में जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें वो हमने क्या कर ली, कवर कर ली। अब कोई भी वंश पर क्वेश्चन करने के लिए आए 7 नंबर में, हमारा फॉर्मेट एक ये हो सकता है, याद रख। बात समझ में आए कि नहीं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, ऐसी एक क्वेश्चन है सिकंदर जहां बेगम के बारे में। तो एक इंट्रोडक्शन दिया है हमने उनके बारे में कि नवाब जहांगीर मोहम्मद खान की पत्नी है सिकंदर जहां बेगम, जिनका शासनकाल इतना सा इतना रहा, और इन्हीं के शासनकाल को भोपाल का क्या बोलते हैं, स्वर्णकाल। तो एक हमने इनकी क्या बना दी, भूमिका बना दी, और फिर इनके शासनकाल में जो कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं वो लिखा। जैसे आपने सुना होगा, इन्हीं 57 की क्रांति में अंग्रेजों को समर्थन देती हैं किसके विरुद्ध, गड़ा अंबा पानी के जमींदार फाजिल मोहम्मद खान और आदिल मोहम्मद खान। इसके अलावा देखो लिखा है, इन्होंने 1847 में एक विधायिका, एक लेजिस्लेटिव असेंबली की स्थापना करी, जिसे क्या बोलते थे, मजलिस शूरा, विधि निर्मात्री संस्था है, कानून बनाने की संस्था है ये मजलिस शूरा। इसके अलावा देखो लिखा है, भोपाल में पोस्टल सिस्टम किसने स्टार्ट किया है, सिकंदर जहां बेगम ने, डाक व्यवस्था। नेक्स्ट है ना, हमीदिया या अलेक्जेंड्रिया जो स्कूल है वो इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था 1860 में। भोपाल का पहली बार सर्वेक्षण, सर्वे भी इन्होंने करवाया है। इसके अलावा निर्माण कार्य लिखे हैं, देखो भोपाल में मोती मस्जिद है, मोती महल है, नूरबाग मस्जिद है, ये इनके मेजर क्या हो जाएंगे, निर्माण कार्य हो जाए। बात समझ में आई कि नहीं। तो कोई भी बेगम के बारे में आपसे 7 नंबर में पूछ सकते, तो एक ये तरीका हो सकता है कि इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा उनके बारे में बता दो, और 5 से 6 जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उन पर हम डिस्कस कर लें। इसके अलावा सर बाईजाबाई पे देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और मुझे लगता है सर ये बड़ा प्रसिद्ध क्वेश्चन रहा है, और एमपीपीएससी पूछ भी चुकी है, तो ये पीवाईक्यू है, याद रखना। पुराने टाइम पे इस क्वेश्चन को पहले भी पूछा जा चुका है बाईजाबाई को, लेकिन शायद उस टाइम पे 2 नंबर में पूछा गया था बाईजाबाई को, हाँ मतलब छोटे में आया था ना। अभी लेकिन याद रखना ये मैंने कितने में दे दिया है, 7 नंबर है ना। और कभी अगर आई मैग्नस के नोट्स देखोगे तो बाईजाबाई को 10 नंबर में भी इनका फॉर्मेट बनवाया गया, याद रखना, इनका मूल्यांकन इवेल्युएट करने के लिए इनको। तो बाईजाबाई एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर, याद रखें, 7 में भी पूछ सकते हैं, 10 में भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे 7 नंबर में दिया हुआ है। तो पहला तो अगर आप देखोगे इनका एक इंट्रोडक्शन दे दिया पहली लाइन में मैंने आपको,
कि सर बाईजाबाई सिंधिया महाराज दौलत राव सिंधिया की क्या है, पत्नी है, और महाराज जो जानको जी सिंधे हुए हैं उनकी क्या रही है, रेजिडेंट रही है, उनकी कस्टडी इनके पास थी, उनकी कस्टोडियन उनकी संरक्षिका रही। तो दो फैक्ट को आधार बना के हमने इनका क्या दे दिया, इंट्रोडक्शन की सर दौलत राव सिंधिया की पत्नी है, साथ ही में जब महाराज जानको जी सिंधे थे तो उनकी क्या रही है, संरक्षिका, उनकी रेजिडेंट भी। सुना होगा कि जानको जी बहुत छोटे थे तो उनके लिए काउंसिल ऑफ रीजेंसी का गठन हुआ था शासन चलाने के लिए, और काउंसिल ऑफ रीजेंसी का प्रमुख कौन था उस समय, बताओ जरा मुझे, बोलो, बाईजाबाई। काउंसिल ऑफ रीजेंसी भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पता है ना क्या होता है ये, क्या होता है काउंसिल ऑफ रीजेंसी? हाँ बहुत सिंपल, स्पेशली उन रियासतों में जो सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट कर चुकी, जो रियासतें अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर चुकी हैं, उन रियासतों में अगर कोई राजा मर जाए और उनका बेटा अल्पवयस्क है, छोटा है, तो वो छोटा लड़का रियासत का प्रशासन नहीं चला सकता है। तो तब तक जब तक वो बालिक ना हो जाए, वयस्क ना हो जाए, एक काउंसिल बनाई जाती थी जिसे क्या बोलते थे, काउंसिल ऑफ रीजेंसी। इसमें कुछ सदस्य शाही परिवार से होते थे, कुछ सदस्य अंग्रेजों की तरफ से आते थे, और जनरली जो काउंसिल ऑफ रीजेंसी का जो हेड होती थी वो जनरली राजा की, जो बच्चा है, जो राजा है छोटा, उसकी कौन होती थी, माता। तो बाईजाबाई अगर आप देखोगे, जानको जी सिंधे के कौन है, बताओ जरा, एक तरीके से माता है। जानको बाईजाबाई और दौलत राव सिंधिया ने एक दत्तक बेटा गोद लिया, दत्तक पुत्र किया था इनको, जिनका नाम क्या है, जानको। तो पहली लाइन में मैंने आपको उनका इंट्रोडक्शन दे दिया। इसके अलावा इनके टाइम की जो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं वो लिखी हुई हैं। आपने सुना होगा 1803 में जब सेकंड एंग्लो मराठा वॉर चल रहा था, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध, तो उस समय बैटल ऑफ अफाई में किसको हरा दिया था, आर्थर बेलेजली को। मतलब दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध में इनका पति हार रहा है, कौन, दौलत राव सिंधिया, लेकिन मैडम जो है 1803 में बैटल ऑफ अफाई में किसको हरा दे रही है, बताओ जरा मुझे, अंग्रेजों को, आर्थर बेलेजली को हराती। तो ये भी क्वेश्चन बनेगा, अफाई का युद्ध, जैसे मैंने अभी आपको बताया महीदपुर की लड़ाई 2 नंबर में, अफाई का युद्ध तो कब हुआ भैया, तो हम बता सकते हैं 1803 में हुआ है। किस किस के बीच में हुआ है, तो सिंधिया महारानी बाईजाबाई और अंग्रेज रेजिडेंट है जिसका नाम क्या है, बताओ जरा मुझे, बोलो, आर्थर बेलेजली। हारेगा कौन, बेलेजली। तीसरा अगर हम बात करेंगे तो मक्ता, ये मुक्ता लिखा है, मक्ता टैक्स के बारे में आपने नाम सुना होगा, मक्ता कर के बारे में नाम सुने। देखो मराठे जब भी महाराष्ट्र से बाहर कहीं किसी भी क्षेत्र को जीतते थे तो उस प्रजा को लूटने का अधिकार मराठों के पास होता था, याद रखना। मराठों की थोड़ी प्रवृत्ति रही है लूटपाट करने की, याद रखिएगा। तो कहते हैं कि जब भी मराठे फराज से बाहर जाते थे, फराज मतलब एक तरीके से महाराष्ट्र से जब भी वो बाहर जाते थे तो जिन क्षेत्रों को भी वो अपने अधिकार में लेते थे और अपने सरदारों को उन क्षेत्रों में जब वो नियुक्त करते थे तो सरदार कभी भी चाहे तो उस क्षेत्र की प्रजा से पैसा वसूल कर सकते थे अवैध रूप से। इसी को क्या बोलते थे, मक्ता बोलते थे, याद रखना। जैसे मान लो मराठों ने क्या जीता, मालवा जीता, मालवा में अपने 2 सरदार स्थापित कर दिए, सिंधिया और होलकर कर दिए मान लो। तो अब सिंधिया और होलकर इमरजेंसी में अवैध तरीके से इस क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, कर की उगाई कर सकते हैं, जिसे क्या बोल सकते हैं हम, मक्ता बोले। तो मक्ता समझ में आया क्या है, तो मराठा कालीन एक अवैध क्या है, कर है, जो मराठे कहां पे वसूल करा करते थे, बताओ जरा मुझे, महाराष्ट्र के बाहर से एरिया। लेकिन जब बाईजाबाई संरक्षिका थी तो उन्होंने मक्ता को समाप्त कर दिया। बोला जिस प्रकार से अब महाराष्ट्र को अपना घर मानते हैं, गृह देश मानते हैं, वैसे ही सिंधिया अब जहां पे रूल कर रहे हैं वो जगह भी उनका क्या है, गृह देश है। तो हम हमारी प्रजा से जो मक्ता, जो अवैध कर है, वो नहीं वसूलेंगे। तो इन्होंने जो मक्ता टैक्स था उसको क्या कर दिया, बताओ जरा मुझे, अबोलिश कर दिया, समाप्त करा। एक दूसरा फैक्ट हो सकता है। तीसरा, जॉन बैप्टिस्ट का नाम सुना होगा आपने, एक फ्रेंच सेनापति है जो सिंधियाओं की सेना को संगठित करता है, याद रख। क्लियर है कि नहीं। तो बाईजाबाई ने एक फ्रांसीसी अधिकारी जीन बैप्टिस्ट की नियुक्ति करी, काय के लिए, ताकि सिंधिया सेना को भी पश्चिमी ढर्रे पर जैसे अंग्रेज लड़ते हैं वैसे लड़ना क्या करें, सिखाया जाए। इसके अलावा सर 1857 की क्रांति में सर तात्या तोपे रानी लक्ष्मीबाई को क्या कर रही है, बताओ जरा मुझे, आर्थिक सहायता दे रही। रियासत से निष्कासित कर दिया गया, ग्वालियर से इनको निकाल दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। कहां पे हैं, उज्जैन में। उसके बाद भी 57 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे को आर्थिक सहायता देने की, लड़ो भाई। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, कर्नल स्लीमेन का नाम सुना होगा, ठगी प्रथा के उन्मूलन के लिए जाने जाते हैं सर कर्नल स्लीमेन। तो जब कर्नल स्लीमेन
ठगों का उन्मूलन करने के लिए हमारी रियासत में आए, ग्वालियर रियासत में, तो यहां पर बाईजाबाई ने ठगों के विरुद्ध किसकी सहायता करी? कर्नल स्लीमेन की, याद रखना। इसके अलावा इनका निर्माण कार्य तो ज्ञान बापी मंडप, याद रखना। आपने सुना होगा कि जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसको रेनोवेट करने का जो काम किया वो किसने किया था? अहिल्याबाई होलकर ने किया था। आपने ये नाम सुना। उसी परिसर में एक मंडप बनवाया था जिसे बोलते थे ज्ञान बापी मंडप, बनारस में, काशी में, वो किसने बनवाई थी? बाईजाबाई। बैनी माधव मंदिर जो प्रयागराज में है वो इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था। इसके अलावा सिंधिया घाट वाराणसी में इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था। गोपाल मंदिर में चांदी के दरवाजे लगवाने का कार्य भी किसने किया है? बाईजाबाई ने। सुना होगा फिर आपने कि महादजी सिंधिया ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया और अहमद शाह अब्दाली के पुत्र तैमूर को पराजित किया और यहां से वो चांदी के दरवाजे लेकर आया जो सोमनाथ मंदिर के थे, जिन्हें कभी कौन ले गया था? महमूद गजनवी ले गया था गुजरात से। कहां पे? अफगान गजनी ले गया था। जब महादजी गया तो बोला फिर ये क्या है? बोला ये तुम्हारे यहाँ के ही दरवाजे, बोला इनको भी लोड कर दो, इनको भी लेके जाए। और वो जब चांदी के मंदिर, चांदी के दरवाजे आए गजनी से, सोमनाथ मंदिर वाले, तो उनको बाईजाबाई ने कहां पे लगवा दिया? उज्जैन के गोपाल मंदिर में, आज भी लगा हुआ, याद रखना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बड़ी महत्वपूर्ण महिला है सर, याद रखो। तो पहले में आप एक इंट्रोडक्शन दे दो और उनके समय जो प्रमुख घटनाएं जो घटी हैं उनके बारे में आप बता। क्लियर है कि नहीं? चलो अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे नेक्स्ट, पवाई रूल्स क्या है, विशेषताओं सहित वर्णन करिएगा। पवाई रूल्स के बारे में सुना होगा? सुना है क्या? ऑलमोस्ट लोगों ने सुना होगा, बड़ा प्रसिद्ध क्वेश्चन रहा है ये पवाई रूल्स, और आगामी भविष्य में फिर आप इसको बार बार देखोगे पवाई रूल्स को, याद रखना। क्लियर है कि नहीं? तो बघेल शासक हुए हैं कौन? महाराजा गुलाब सिंह। नाम सुना? गुलाब सिंह के सुधार बड़े महत्वपूर्ण है, वो भी क्वेश्चन बनेगा, पूछ भी चुके हैं। गुलाब सिंह का भी पूछ लिया है, वेंकट रमन का भी पूछ लिया। क्लियर है कि नहीं? तो दोनों अपने सुधार कार्यों के लिए बड़े जाने जाते हैं। तो पवाई रूल्स को जो इंट्रोड्यूस करेंगे वो कौन करेंगे बताओ? महाराजा गुलाब सिंह। है क्या? बस बड़ा सिंपल में समझ लो कि भाई बघेलखंड की जो पूरी जमीन है उसकी 40% तो डायरेक्ट किसके कंट्रोल में होती है? महाराजा के में, और 60% जो जमीन होती है वो जमींदारों के नियंत्रण में होती है। इन्हीं जमींदारों को क्या बोलते हैं? पवाईदार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पवाईदार। तो पवाईदार वास्तव में कौन है बताओ? लैंड होल्डर्स हैं, लैंड लॉर्ड्स हैं, याद रखना, जमींदार। अब हुआ क्या था कि भैया अंग्रेजों ने जब से संरक्षण में लिया है, महाराजा की वैल्यू, प्रतिष्ठा क्या है? गिरती जा रही है। पवाईदार क्या हो रहे हैं? अनियंत्रित हो रहे हैं, राजा का सम्मान नहीं कर रहे हैं, मनचाहा लोगों से कर वसूल कर रहे हैं। तो इन्हीं पवाईदारों को कंट्रोल करने के लिए महाराजा गुलाब सिंह ने कुछ नियम बनाए जिन्हें क्या कहा जाता है? पवाई रूल्स कहा जाता है। देखो वही सब लिखा हुआ है कि सर सबसे पहले तो हमने एक इंट्रोडक्शन दे दिया सर, जो लिखा हुआ है देखो कि रीवा रियासत की 60% भूमि पवाईदारों के यानी कि इलाकेदारों के पास थी, जो मनमाने ढंग से प्रजा से कर एकत्रित करते थे। 3 मार्च 1934 को रीवा महाराज गुलाब सिंह के द्वारा पवाईदारों को नियंत्रित करने हेतु जो नियम लागू किए गए उन्हीं को क्या कहा गया? पवाई रूल्स। तो एक तरीके से ये डेफिनेशन हो गई, एक तरीके परिभाषा हो गई कि वास्तव में पवाई रूल्स है क्या। फिर उसके प्रोविजन क्या थे, क्या क्या नियम बनाए गए थे इसमें? तो देखो सर पहला नियम बना हुआ है क्या, जनरली क्या होता था कि जो भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट हुआ करते थे, जो वन उपज होती थी, वो पवाईदार खुद रखते थे और उस पर कोई टैक्स कभी भी रीवा महाराज को नहीं देते थे। लेकिन रीवा महाराज ने बोला कि अब वही इलाकेदार वन उपज को रख सकते हैं जो वन उपज के कुल उत्पादन का कितना बताओ जरा मुझे? 1/4 किसको दें बताओ जरा मुझे? महाराज को। मतलब जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट अगर तुम बेच के आ रहे हो उसका 1/4 किसको दोगे? गुलाब सिंह को दोगे, अन्यथा तुम जो है वन उपज में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। पहला नियम था, इसका याद रखना। दूसरा सर, पुरानी परंपरा अनुसार जैसे पहले के टाइम पर पवाईदार जमींदार महाराजा के दरबार में उपस्थित होते थे, उन्हें जो है सैल्यूट करते थे, उनका सम्मान करते थे, वही सारी पुरानी परंपराएं दोबारा से क्या कर दी? बहाल कर दी। बोला हर पवाईदार को यह आदेश है कि वो भैया हमेशा जो है किसी भी उत्सव पे, किसी भी विशिष्ट मौके पर जो है रीवा दरबार में क्या हो? हाजिर हो। और जो पवाईदार हाजिर नहीं होगा उसे उसकी जमीन से क्या कर दिया जाएगा? बेदखल। इसके अलावा सर ऐसी जमीन जो लगान से वंचित थी, मतलब बहुत सारी ऐसी जमीनें थी जिनसे महाराज को कोई टैक्स ही नहीं जाता था, और ये किनके कंट्रोल में थी बताओ जरा मुझे? पवाईदारों के कंट्रोल में थी। बोला कि ऐसी तमाम जमीनों पे भी क्या देंगे? पवाईदार टैक्स देंगे। याद रखना, ऐसा होता ना कि कोई मैं राजा हूं, मैंने आपको बोल दिया कि कर मुक्त जमीन देता हूं मैं तुम्हें 100 बीघा। अब मेरे बाद मेरा बेटा आया गुलाब सिंह, उसने बोला कि नहीं सर, तो मैं जो करमुक्त जमीन मिली थी उस पर भी क्या देना पड़ेगा? टैक्स। बात समझ में आ रही कि नहीं? साथ ही में उसने कर की दरें भी बढ़ा दी। कितनी? जो लगान उस समय जो करंट जितनी भी टैक्स रेट थी उसे बढ़ा के 4 से 5 गुना कर दी।
क्लियर है कि नहीं? तो ये पवाई रूल्स है, कुछ नियम है जो पवाई रूल्स के अंतर्गत लागू किए गए थे। इसका परिणाम क्या निकला था बताओ? पवाईदार बड़े रुष्ट हो गए, उन्होंने जो है एक संघ बना लिया, पवाईदार संघ। और ये संघ जो है अंग्रेजों के पास पहुंच गया, बोला कि महाराज हमारा शोषण कर रहे हैं, हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। अंग्रेजों ने महाभियोग चलाया किनके ऊपर? गुलाब सिंह पर। वो गिल्टी पाए गए और उन्हें जो है पद से हटा दिया। तो पवाई रूल्स का हेड एंड रिजल्ट क्या निकल के आया? कि गुलाब सिंह को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। बात समझ में आएगा कि नहीं? तो ये 7 नंबर में मैंने आपको लिख दिया। हालांकि नोट्स में और भी प्रोविजन पड़े हुए हैं 10 नंबर तक, अगर आप देखोगे 10 मार्क में भी से आप कवर कर सकते हैं। अगला अगर हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन है बीर सिंह देव बुंदेला पर टिप्पणी करें। आपने सुना होगा बीर सिंह देव बुंदेला का, ये बड़ा प्रसिद्ध राजा हुआ है। मुझे लगता है आप ये लिख पाए होगे, बड़ी आसानी से लिखा हुआ है। बीर सिंह देव बुंदेला मधुकर शाह बुंदेला के बेटे हैं, जिन्हें प्रारंभ में बड़ौनी दतिया की जागीर मिली थी, लेकिन बाद में जहांगीर की सहायता से अपने भाई राम शाह को हटाकर ओरछा के क्या बन गए? शासक बन गए। तो एक ये इंट्रोडक्शन हो जाएगा। इनके टाइम के कुछ महत्वपूर्ण कार्य लिखे हुए हैं और निर्माण कार्य जो इनके इंपॉर्टेंट। ये तो सबने सुना होगा ना, बीर सिंह देव बुंदेला जहांगीर का दोस्त अबुल फजल को मार दिया, वही कैरेक्टर है सर। केशवदास इनके कोर्ट में रहते हैं। क्या क्या बनवाया है तो वो देखो लिखा हुआ है सर। जहांगीर महल है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, केशव राय मंदिर है, दतिया का किला है, झांसी का किला, जो रानी झांसी का आपने किला सुना है, वो वास्तव में किसके द्वारा बनवाया गया है? बीर सिंह देव। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे सर, अगला क्वेश्चन देखो लिखा है भोज परमार के दरबारी विद्वानों पर टिप्पणी करिएगा। भोज परमार के कोटियर्स थोड़े महत्वपूर्ण भी हैं। आपने सुना हो एक बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा भोज दरबारी था जिसने जैन धर्म को क्या कर लिया था? एक्सेप्ट कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। धनपाल, सुना होगा आपने। तो इनके कोटियर्स बड़े महत्वपूर्ण है, क्योंकि अबुल फजल आईने अकबरी में कहता है कि 500 से ज्यादा दरबारी विद्वान उसकी कोर्ट में रहते हैं सर। जैसे ही भोज की डेथ होती है तो एक विद्वान बड़ी अच्छी बात बोलता है कि सर भोज की मृत्यु के पश्चात विद्या और विद्वान दोनों ही क्या हो गए? अनाथ हो गए, निराश्रित। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसके कोटियर्स बड़े महत्वपूर्ण है। तो देखो लिखा हुआ है, एक इंट्रोडक्शन है सर, कि भोज परमार 1000 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक परमार वंश का महानतम शासक था। वह स्वयं विद्वानों का संरक्षक था। वह सिर्फ स्वयं विद्वानों का संरक्षक ही नहीं अपितु स्वयं भी क्या था? ऐसा बोल देना कि विद्वानों का संरक्षक ही नहीं अपितु स्वयं भी क्या था? विद्वान था। इसके अलावा आईने अकबरी के अनुसार भोज के दरबार में कितने दरबारी रहते हैं विद्वान? 500। अब कुछ दरबारी उनके नाम लिखे हैं, जैसे एक मूर्धन्य कवि कालिदास, ये गुप्तकालीन वाले नहीं, इनके टाइम के मूर्धन्य कवि का। कवि चित्तय, ये बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति है, तुम्हारे यहां से संबंध रखता है विदिशा से, और इसे भोज परमार ने एक टाइटल दिया था, एक उपाधि, क्या? महाकवि चक्रवर्तिन की उपाधि दी। ये सब लिखा हुआ है हिंदी ग्रंथ अकादमी का, कुछ भी आपको अलग से नहीं बताया जा रहा है, हिंदी ग्रंथ अकादमी का है। और यहां तक तुम्हारी नॉलेज होनी चाहिए, याद रखना, वरना फिर हम प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन मिस कर देते हैं, लिखने के लिए डेटा कम पड़ जाता है। अब आप देखो विदिशा का एक व्यक्ति है कवि चित्ता है, भोज परमार से एक टाइटल दे रहा है, क्या बताओ जरा मुझे? महाकवि चक्रवर्ती, महत्वपूर्ण व्यक्ति है। इसके अलावा भास्कर भट्ट इसके दरबार में रहते थे, जिसे भोज ने विद्यापति का उपाधि दिया था। इसके अलावा धनपाल रहते हैं, जैन धर्म को मानने वाले, जिन्होंने एक बुक लिखी थी, क्या? तिलक मंजरी। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया, लास्ट में कंक्लूड कर दिया कि भोज परमार के शासनकाल में लगभग 84 साहित्यों का क्या हुआ? सृजन, जिसमें से अकेले 36 तो बंदे ने खुद ही लिखे। क्लियर है? खैर जो भी हो, तो ये आप बता सकते हो भोज परमार के। कर पाओगे सर? नेक्स्ट सर अगला क्वेश्चन है नाग वंश पर लेख लिखें। तो जैसा मैंने अभी आपको आलिकर डायनेस्टी का फॉर्मेट बताया था 7 नंबर में, वैसा ही एडजेक्टिव आपको किसमें बताना है? नाग वंश। तो देखो वही सब लिखा हुआ है। 4वीं शताब्दी में कुफाणों के भगना अवशेषों पर स्थापित नाग वंश का संस्थापक कौन था? ब्रसनाग। सुना है सर? नागों ने किसको रिप्लेस किया? कुफाणों को। याद रखना इस चीज को। जिस समय कुफाण, जो विदेशी कुफाण है, वो भारत पर एकदम छाए हुए थे, और जब कुफाणों का पतन हुआ तो 2 राजवंश निकले सर। एक पाटलिपुत्र वाले एरिया से गुप्त निकला, और दूसरा हमारे यहां से नाग निकला। और इन 2 राजवंशों ने कुफाणों को क्या कर दिया? नाश कर दिया। इनफैक्ट कुफाणों को समाप्त करने का जो सबसे बड़ा श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? नागों को दिया जाता है। याद रख, गुप्तों ने तो मलाई खा ली सर, क्योंकि कुफाणों ने नाग अच्छा खेल रहे थे सर, कुफाणों को पराजित करके भगा दिया सर, नष्ट कर दिया। लेकिन फिर गुप्तों में एक राजा का उदय हो गया, समुद्रगुप्त, बस। और उस बंदे ने जो है शक्तिशाली व्यक्ति था, तो उसने नागों को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। तो जो स्थान कभी नागों को मिलने वाला था वो किसको मिल गया? और मध्य प्रदेश एक बार फिर पिछड़ गया।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो वही सब लिखा हुआ है कि 4वीं शताब्दी में कुषाणों के भग्नावशेषों पर स्थापित नाग वंश का संस्थापक कौन था? बृषनाग था, याद रख। क्षेत्र विदिशा, मथुरा, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, ये पूरी टेरिटरी में कौन रहते थे बताओ? नाग रहते थे। कौन कौन? फिर विदिशा है हमारा पूरा, उधर भिंड, मुरैना, ग्वालियर है, आपने सुना होगा। क्रांतिपुरी का नाम सुना होगा। कुटवार, मुरैना, नागों की कैपिटल है। पद्मावती का नाम सुना होगा, पवाया, ग्वालियर, नागों की कैपिटल है। विदिशा तुम्हारी नागों की कैपिटल है। इसके अलावा मथुरा वाला एरिया, भिंड वाला एरिया, इस पूरे क्षेत्र में कौन से राजा छाए हुए थे? नाग राजा छाए हुए थे, याद रखो। तो हम और आप जो है नागों की संतान है। बात समझा रहा है कि नहीं? याद रखिएगा इस चीज को। इसके अलावा राजधानी क्या रही है? तो विदिशा एक इनकी कैपिटल रही है, अर्ली कैपिटल, सबसे प्रारंभिक राजधानी क्या है इनकी? विदिशा। इसके अलावा पद्मावती, पवाया, ग्वालियर इनकी एक राजधानी रही है, और क्रांतिपुरी, मुरैना। तो मध्य प्रदेश में नागों की 3 राजधानी रही है, याद रख। विदिशा, पद्मावती और क्रांतिपुरी। विदिशा, विदिशा, पद्मावती, पवाया, ग्वालियर, और क्रांतिपुरी, कुठवार, मुरैना। इसके अलावा जानकारी के स्रोत क्या है? तो मालती माधव। मालती माधव की बुक बताओ सर, क्या है? हाँ, अरे सॉरी, भावभूति की बुक है मालती माधव। अब मालती माधव एक बड़ा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है काय का? नाग डायनेस्टी का। मालती माधव में लिखता है भावभूति की सर कि नागों की, घोड़ों की टापों से आए दिन जो है बादल धूल से क्या रहते थे? आच्छादित रहते थे। तो मालती माधव एक बड़ा प्रमुख सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है किसका? नाग डायनेस्टी का। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो देखिएगा सर, विष्णु और वायु पुराण में नागों की जानकारी मिलती है, 84 कुलों की जानकारी मिलती है नागों की। इसके अलावा प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त लिखता है कि मैंने जो है क्या बोलते हैं, ये तुम्हारा गणपति नाग को, है ना, और गणपति नाग है, एक और है नाग राजा है, इन 2 राजाओं को पराजित करने का बात करता है वो, है ना। इसके अलावा चम्मक अभिलेख, तो बकाटा के अभिलेख है चम्मक अभिलेख, उसमें बताया जाता है कि भवनाग जो है इतना पराक्रमी शासक था कि उसने 10 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, और गंगा नदी के किनारे अश्वमेध घाट का क्या करवाया था? निर्माण करवाया। तो ये सब क्या हो जाएंगे? एक तरीके से सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएंगे। नागदत्त, समुद्रगुप्त 2 राजाओं की बात करता है, किस किस की? नागदत्त, और दूसरा कौन है? गणपति नाग, कि मैंने इनको पराजित किया, और ऐसा उसने सब लिखा अपने प्रयाग प्रशस्ति में। तो ये सब उसके क्या हो जाएंगे? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। नाग डायनेस्टी के कुछ मेजर रूलर्स हुए हैं, ब्रफनाग, भीमनाग, भवनाग, गणपति नाग। धार्मिक मत क्या था उनका? सैब। कौन थे? सैबिस्ट थे, सैबिज्म में बिलीव करते थे, याद रखना। इसके अलावा कला संस्कृति, तो इनकी आज हमें एक तो मणिभद्र मूर्ति मिलती है, मणिभद्र यक्ष की मूर्ति मिलती है हमें पद्मावती से, और दूसरा हमें पद्मावती से ही जो है एक स्वर्ण बिंदु करके एक प्लेटफॉर्म मिला है जिसके ऊपर शिवलिंग स्थापित है, मतलब कोई वो शिवालय रहा हो। तो आज भी हमें इनके 2 साक्ष्य मिलते हैं कला संस्कृति में, क्या क्या? स्वर्ण बिंदु और मणिभद्र। इसके अलावा दशमेध घाट किसने बनवाया था? भवनाग ने। जब उसने अश्वमेध यज्ञ किए उस उपलक्ष्य में उसने फिर गंगा नदी के किनारे दशमेध घाट की क्या करवाई? निर्माण। इसके अलावा फिर नागों ने ना, अब देखो कंक्लूजन लिखा है, नागों ने ना सिर्फ विदेशी राज्यों को समाप्त कर स्वदेशी राज्य की स्थापना करी, अपितु वैदिक धर्म को पुनः स्थापित करने का क्या किया? कार्य किया। आप समझिएगा, क्योंकि आप देखोगे फिर कुषाण किस धर्म को मानने वाले हो गए थे? कनिष्क के साथ ही बौद्ध धर्म, और कहीं ना कहीं तुम्हारा वैदिक धर्म गौड़ हो गया था। लेकिन नाग जब स्थापित हुए तो उन्होंने दोबारा से बौद्ध धर्म को पीछे किया, और किस धर्म को दोबारा से स्थापित करने का काम किया? बताओ जरा मुझे। ब्राह्मण धर्म को, या कहिएगा हिंदू धर्म को, वैदिक धर्म। तो आप देखना मौर्योत्तर काल में जैसे ही गुप्त और नाग निकल के आएंगे, दोनों ही वैदिक धर्म के मतानुयायी है, याद रखें। तो कहते हैं कि गुप्तों ने और नागों ने पुनः हिंदू धर्म की क्या करी है? स्थापना। एक क्वेश्चन लक्ष्मीकरण के ऊपर दिया हुआ है, फिर देखो इसके बारे में आपने सुना होगा। तो इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि लक्ष्मीकरण कलचुरी शासक गांगे देव का उत्तराधिकारी था, जिसका शासनकाल 1041 से 1072 रहा, याद रखना इस चीज को। उपाधि क्या है इसकी? त्रिक कलिंगाधिपति, याद रखना, त्रिकलिंगाधिपति। कुछ इसके विजय बयान है, किस किस को हराया है, किन से हारा है ये लिखा है, और इसके क्या निर्माण कार्य है ये लिखा है। उसने कर्णावती जो नगर है उसे बसाया है ना। कर्ण मेरु एक मंदिर बनवाया था उसने, कर्ण मंदिर बनवाया था उसने अमरकंटक में, तो ये सब आप बता सकते हो। कर्ण तीर्थ घाट उसने बनवाया था प्रयाग में, तो ये उसके कुछ क्या है? प्रमुख निर्माण। और हराने वालों को उसने बड़े बड़े राजाओं को हराया, इसलिए इंपोर्टेंट। एक पाल शासक है, महिपाल को हरा देता है, भोज परमार को हरा देता है, चंदेल शासक देव वर्मा को हराया, सॉरी गुजरात में चालुक्यों को पराजित किया, नीचे कहते हैं पल्लव पांड्यों तक हरा के आया। उसके विजय अभियानों की वजह से उसे क्या बोलते हैं? हिंद का नेपोलियन, याद रखना इस चीज, क्योंकि उसने तत्कालिक समय के सभी महान राजाओं को हराया। विद्याधर चंदेल का बेटा है, देव वर्मा हराता है, फरोस भोज परमार को हराता है।
पालों में एक शासक है महिपाल, जिसे राजेंद्र चोल ने हराया था, गंगईकोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की थी। महिपाल को हरा के आता है। दक्षिण में पल्लव, पांडे, इनको पराजित करता है सर, चालुक्यों को पराजित करता है। और इसी के अभियानों की वजह से तो इसको क्या बोलते हैं बताओ जरा मुझे, हिंद का नेपोलियन कहा जाता है। लेकिन फिर वो अपने अंतिम समय में जो है हारा भी है। जैसे एक चंदेल राजा है कीर्ति वर्मा, उससे हार गया सर। इसके अलावा परमार शासक उदयादित्य परमार ने भी इसे क्या कर दिया था, पराजित कर दिया। और महत्वपूर्ण जो निर्माण कार्य है वो लिख सकते हो कि जबलपुर में कर्णावती नगर है, ये कर्ण मेरु मंदिर है, ये प्रयागराज में, याद रखना। इसके अलावा कर्ण मंदिर कहां है, अमरकंटक में। और कर्ण तीर्थ घाट कहां पे बनवाया है, ये भी प्रयागराज। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, निर्माण कार्य। समझ में आया कि नहीं सर, इसको थोड़ा सा लिख सकते हो आप। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, देखिएगा, और लास्ट में कंक्लूड भी किया है कि उपरोक्त तथ्यों के अध्ययन के पश्चात कहा जा सकता है कि कर्ण न सिर्फ एक महान सेना नायक, कोष्टक में लिखा है हिंद का नेपोलियन था, अपितु बिल्हड़, गंगाधर आदि विद्वानों का क्या था, संरक्षक भी था। याद रख, बिल्हड़ का नाम सुना होगा आपने सर। पहले ये चालुक्यों के दरबार में रहते थे, विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में, और उसके दरबार में रहते हुए इन्होंने एक बुक लिखी थी, विक्रमांक देव चरित। अच्छा, कल्लड़ का नाम सुने हो, राज तरंगनी, कल्लड़ का भाई है बिल्लड़। हाँ, और बिल्लड़ ने चालुक्यों के दरबार में रहते हुए एक बुक लिखी थी, बड़ी फेमस है सर, विक्रमांक देव चरित। कौन सी बुक है, विक्रमांक देव, ये बिल्लड़ की बुक है, कश्मीरी विद्वान है, कल्लड़ का भाई। अगला सर देखो, एक क्वेश्चन पूछा गया है, संग्राम शाह गोंड पर लेख लिखे। जो एक गोंड शासक है संग्राम शाह, उनके ऊपर हमको सर एक 7 नंबर में लिखना। तो पहले मैंने एक इंट्रोडक्शन बता दिया कि संग्राम शाह गोंड वंश का एक रियल फाउंडर है, वास्तविक संस्थापक था, जो 1503 में जो है गद्दी पर बैठा, जिसने अपने पराक्रम से न सिर्फ साम्राज्य का विस्तार किया, अपितु चंदेल आदि राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर गोंडों का सामाजिक स्तर भी क्या करा उसने, बढ़ाने का कार्य किया। इसके बाद सर उसकी उपाधि 52 गणाधिपति, क्योंकि उसके राज्य में कितने गढ़, कितने किले थे, 52, 52। इसके अलावा सर उसका मूल नाम क्या था, अहमद दास था, आपको पता है। संग्राम शाह तो उसे किसने नाम दिया था, गुजरात के बहादुर शाह ने नाम दिया। जब रायसेन अभियान में इसने उसको हेल्प किया तो फिर उसने बहादुर शाह का टाइटल दिया, संग्राम शाह का टाइटल दिया। अपने पुत्र दलपति शाह का विवाह किससे करवाया, चंदेल कन्या दुर्गावती से। इसके अलावा इसके सिक्के, सोने के सिक्के किस प्रकार के, पुलत्स्य वंशी प्रकार के सिक्के। अपने आप को रावण वंशी बोलता है संग्राम शाह, क्योंकि जो ऋषि पुलत्स्य हैं उनका ही पौत्र है कौन, रावण। और ये भी अपने आप को क्या बोल रहे हैं, पुलत्स्य वंशी बोल रहे हैं कि हम भी ऋषि पुलत्स्य के क्या हैं, वंशज। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इनके कोर्ट में कौन रहते हैं, दामोदर ठक्कर, जिन्होंने क्या लिखा, संग्राम शाही विवेक दीपिका। इन्हीं के कोर्ट में अगर हम बात करेंगे महेश ठक्कर, दोनों रहते। उसने खुद एक बुक लिखी है सर, रफ रत्न माला। ये किसकी बुक है, अहमद दास की, संग्राम शाह की बुक है, रफ रत्न माला। नेक्स्ट उसके निर्माणकार, नरसिंहपुर में चौरागढ़ का किला, दमोह में संग्रामपुर नगर, जबलपुर में मदन महल, और जबलपुर में 2 और, संग्राम सागर और उसी के बीच में, सागर के बीच में क्या, बाजना। तो ये इसके क्या होगा बताओ जरा मुझे, निर्माण। अब समझ पा रहे हो कि नहीं, फॉर्मेट तुमको कैसे रखना, बस ये देख लो। अगर आपके पास इतना डेटा नहीं है तो थोड़ी चिंतित होने की आवश्यकता, याद रखना इस चीज को। सिर्फ अटेम्प्ट करके आना सिलेक्शन नहीं कराएगा, याद रखना। अच्छा डेटा लिखे हो, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और अच्छा डेटा के लिए तुम्हारे पास अच्छा सोर्स होना चाहिए पहली। तो जो भी अपने सोर्स है उनको मिला लेना। अगर तुम्हें लग रहा है कि सब कवर हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वरना उस पर काम करना सर। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो देखो उच्चकल्प डायनेस्टी पर लिखा हुआ है। तो जैसे हमने अभी तक सारी डायनेस्टी लिखी है, वैसे ही उच्चकल्प वंश के बारे में भी लिखा है। आपने देखा होगा गुप्तकालीन 2 राजवंश मिलेंगे, बुंदेलखंड में परिव्राजक और तुम्हारा बघेलखंड में यानी कि सतना वाले एरिया में कौन सा मिलेगा, उच्चकल्प। अब अगर ध्यान से देखोगे तो उच्चकल्प 2 नंबर में पूछा गया था, सॉरी, तो हाँ 2 नंबर में पूछा गया था उच्चकल्प। क्लियर है कि नहीं। इस बार मैंने उच्चकल्प वंश 7 नंबर में दिया, कर पाओगे सर। तो इसे भी थोड़ा सा दिमाग में याद रखना, वही सारे फॉर्मेट है जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं। अगला देखो 10 नंबर में कच्छप घात डायनेस्टी दिया हुआ है, फॉर्मेट वही है, 7 वाले को एलेबोरेट करना है। पहले मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया वंश के बारे में कि भाई मध्य प्रदेश के उत्तरी भूभाग में शासन करने वाला महत्वपूर्ण राजवंश है। समयकाल 950 से 1196 रहा है। शासन क्षेत्र मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, अशोकनगर, गुना, भिंड है। और राजधानी क्या थी, सिहोनिया और ग्वालियर। इसके अलावा तुम और लिख सकते हो, सिहोनिया, ग्वालियर, और लिख लो नरवर, धूपकुंड श्योपुर में जो पड़ेगा। तो ये इनकी क्या रही है, कच्छप घातों की राजधानी। चारों राजधानी बताना, पहली सिहोनिया, फिर ग्वालियर, नरवर और धूपकुंड।
इसके बाद जानकारी के स्रोत क्या है, तो देखो जानकारी के कुछ स्रोत लिखे हुए हैं। फाफ बहु मंदिर अभिलेख हो सकता है, फिहोनिया से प्राप्त जैन प्रतिमा लेख हो सकता है, दुवकुंड शिलालेख हो सकता है, नरवर से जो कॉपर इंस्क्रिप्शन मिल रहा है, इसके क्या हो जाएंगे, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाए। इसके बाद प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी शाखाएं थी कच्छप घात की मध्य प्रदेश में, 3। तो फिहोनिया ग्वालियर शाखा, जिसका संस्थापक कौन है, वज्रदामन। नरवर में कच्छप घात का संस्थापक कौन है, सुमित्र, लिख लेना सुमित्र, वज्रदामन का ही बेटा है सुमित्र, याद रखना। इसके अलावा दूबकुंड में कच्छप घात वंश का संस्थापक कौन है, युवराज। तो ये तीनों ब्रांचेस और उनके फाउंडर बता दिए। इसके अलावा जो प्रमुख राजा हुए हैं कच्छप घात के वो बता रहा हूं, देखो वज्रदामन 3 महत्वपूर्ण पॉइंट लिखती, कीर्ति वर्मा 3 महत्वपूर्ण, महिपाल के बारे में महत्वपूर्ण, अर्जुन के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट लिख दिए सर। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे सर, देखिएगा ऐसी कच्छप घातों का जो प्रमुख स्थापत्य है, लास्ट में मैंने वो डाल दिया कि भाई चौफट योगिनी मंदिर है, ककनमठ मंदिर है मुरैना का, साफबहू मंदिर है ग्वालियर का, मुरैना का अंबिका मंदिर है। ये सब किसका निर्माण कार्य है, बताओ किनका स्थापत्य है, कच्छप घात। समझे सर? तो मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया को क्या क्या जानकारी के स्रोत हैं भैया, जो मेजर रूलर्स हुए 10 नंबर में, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डेटा डाल दो और लास्ट में जाके उस वंश के जो निर्माण कार्य जो स्थापत्य उनको बता सकते। क्लियर है कि नहीं? इसके अलावा सर एक क्वेश्चन है, भोज परमार की उपलब्धियों पर टिप्पणी कर। तो भोज परमार की 2 ही उपलब्धियां हैं सर, या तो सैनिक उपलब्धियां हैं या फिर कौन सी हैं बताओ जरा मुझे, सांस्कृतिक उपलब्धियां भैया। सैनिक उपलब्धियों में देखो लिखा हुआ है, उड़ीसा के राजा इंद्ररथ को पराजित करा है उसने, कोंकण नरेश केसी देव को उसने पराजित किया है, लाट नरेश कीर्ति वर्मन को हरा रहा है, कलचुरी शासक गांगा देव को उसने हराया, महमूद गजनवी के विरुद्ध आनंदपाल को सैनिक सहायता दे रहा है सर। हिंदू 5 वंश के राजा हैं आनंदपाल, उनको हेल्प कर रहा है कि तुम किससे लड़ो, महमूद गजनबी से। यही नहीं सर, उसने मेवाड़ के गोहिलों को हराया और चित्तौड़गढ़ को अपने अधिकार में ले लिया, और यहां पे एक मंदिर बनवाएगा, त्रिभुवन नारायण मंदिर, ये भी एमपीपीएससी में पूछा गया। तो शक्तिशाली व्यक्ति है सर। नाड़ोल के चौहानों को हराता है सर, अजमेर के चौहानों को हराता है। तो उसके सर बहुत सारे आपको क्या मिल जाएंगे, मिलिट्री कैंपेन मिल जाएंगे, मिलिट्री अचीवमेंट, सैनिक उपलब्धियां मिल जाएंगी। सैनिक उपलब्धियां से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां, कल्चरल जो उसके अचीवमेंट्स है, क्योंकि इसमें उसका आपको लिटरेचर साहित्य मिलेगा, स्थापत्य आर्किटेक्चर मिलेगा, इसमें उसके कोर्टियर्स मिलेंगे। तो जो भी देखो ये लिखा हुआ साहित्य, खुद उसने कितनी सारी बुक लिखी और उसके कोर्ट में धनपाल जिसने क्या लिखा है, तिलक मंजरी। स्थापत्य में देखो संस्कृत भोजशाला, भोपाल शहर की स्थापना, भोजेश्वर शिव मंदिर। क्लियर है कि ये रायसेन कर देना, क्लियर है कि नहीं? इसके अलावा साइक्लोपियन बांध रायसेन, इसके अलावा भोज सागर ताल भोपाल, ठीक है कि नहीं? त्रिभुवन नारायण मंदिर कहां पे, चित्तौड़गढ़। ये इसका स्थापत्य हो जाएगा संस्कृति के अंतर्गत। विद्वान तो ये सारे विद्वान लिखे हुए हैं भोज परमार के आधार। तो ये इसकी क्या हो गई, सांस्कृतिक उपलब्धि हो गई। और लास्ट में उसे क्या कर दिया बताओ, कंक्लूड कर दिया कि भाई उपरोक्त तथ्यों के अध्ययन के पश्चात ये कहा जा सकता है कि पूर्व मध्यकाल, जिसे युद्धों का काल भी कहा जाता है, उस युग में भोज ने जहां एक तरफ सैनिक अभियानों के माध्यम से परमार शक्ति को चरम पर पहुंचाया, वहीं दूसरी तरफ विद्या एवं विद्वानों को क्या दिया, संरक्षण। और 10 नंबर का फॉर्मेट यही होता है, याद रखना। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले भूमिका, एक फ्लो चार्ट डालो सर, उसके बाद सारे पॉइंट्स को खोलो और लास्ट में फिर क्या करो, कंक्लूड करो, याद रखना। और अगर आपने निरंतर, अगर आपने देखा होगा, हम बार बार भूमिका में 2 चीज बहुत ज्यादा टारगेट कर रहे हैं सर इंट्रोडक्शन में। एक तो जिसके बारे में लिख रहे हैं उसके बारे में कुछ बता रहे हैं, और दूसरा उसकी जानकारी कहां से मिल रही है हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। और कंक्लूजन में हम क्या बता रहे हैं बताओ जरा मुझे, कि तुमने जो कुछ भी अभी तक लिखा है उससे एट द एंड क्या समझ में आया और उससे क्या प्रभाव पड़ा, याद रखना। जितना अच्छा निष्कर्ष भविष्य की ओर जाएगा, फ्यूचरिस्टिक होगा, उतना शानदार होगा, याद। बात समझ में आएगी नहीं? इसके बाद सर नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती के गुणों एवं चरित्रों का मूल्यांकन कीजिए। आप समझिएगा, हमेशा याद रखना, जब भी क्वेश्चन मूल्यांकन को लेके आए तो इवेल्युएट करने का मतलब है हमेशा मूल्यांकन होता है गुणों का। जैसे मैं बोलूं कि इन भाई साहब का जो है मूल्यांकन करना है, तो मैं इनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करूं। मैं बोलूंगा यार बड़ा शानदार लड़ाके हैं, महान जो है सेनापति। मैं बोलूंगा बड़ा अच्छा प्रशासक है। प्रशासक होना इसका क्या है, गुण है, याद रखना। मूल्यांकन हमेशा किसका होता है, गुणों का होता है, याद रखना।
मैं बोलूं अहिल्याबाई के गुणों का मूल्यांकन करो, अब देखो उनमें कौन कौन से गुण मिल रहे थे। तो हमें मिला कि वो एक महान प्रशासक हैं, अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन है, शानदार कमांडर हैं सर, ग्रेट कमांडर हैं सर वो। यही नहीं सर, वो जो है बहादुर हैं, अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण हैं, विद्वानों की संरक्षक है। तो ये उनका क्या है, गुण है, याद रखना। तो मूल्यांकन सदैव काय का होता है, गुणों का होता है। टिप्पणी करने के लिए आए तो आप बताओ कि उनके आर्थिक कार्य, सामाजिक कार्य, फलाना ढिमका जैसे आपको बांटना है, लेकिन जब भी मूल्यांकन करने के लिए आए तो फिर उनके गुणों का मूल्यांकन कर। नॉर्मली दुर्गावती पूछा गया है भैया, तो नॉर्मल बताओगे कि उनके राजनीति में क्या कार्य है, उनके आर्थिक में क्या कार्य, निर्माण क्या कार्य है, नॉर्मल याद रखना। लेकिन अगर मूल्यांकन आएगा तो हम निर्माण कार्य नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे महान निर्माता, क्योंकि निर्माता, महान निर्माता होना उनका क्या है, गुण है। हम नहीं लिखेंगे उनके सैनिक उपलब्धि, हम लिखेंगे महान सेनापति, सेनापतित्व का उनके अंदर क्या है, गुण है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो यही दुर्गावती का हमने क्या किया, मूल्य। स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि रानी दुर्गावती चंदेल शासक कीर्ति सिंह चंदेल की पुत्री हैं, जिनका विवाह गोंड शासक दलपति शाह के साथ हुआ था, एवं दलपति शाह की मृत्यु के पश्चात अल्पवयस्क पुत्र वीर नारायण की क्या बनी थी, संरक्षिका, कस्टोडियन बनी। उनके गुण कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे एक महान सेनापति का उनके अंदर गुण देखा जा सकता, महान प्रशासक, ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर का उनके अंदर गुण देखा जा सकता, विद्वानों की संरक्षक, ये उनका एक गुण हो सकता है, महान निर्माता थी, ये उनका एक गुण हो सकता है, कुशल योद्धा हैं, ये उनका एक गुण हो सकता है, और धार्मिक महिला थी, ये उनका एक गुण हो सकता है। अब लिखा हुआ है पूरा देखो, महान सेनापति में उनके युद्ध अभियान बता दो कि भाई जो है मियाना अफगानों को पराजित किया 1556 से 1562 के मध्य, बाज बहादुर को 2 बार हराया। क्लियर है कि नहीं? तो ये बताता है कि सर क्यों। और आप देखो सर, बैटल ऑफ नरई नाला के युद्ध में 1564 में किससे लड़ रही हैं, आसफ खान। तो युद्धों में भाग ले रही है, मतलब वो एक शानदार क्या थी, सेनापति। दूसरा सर लिखा है देखो, महान प्रशासक, अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, प्रशासक भी अच्छी हैं। आप कैसे बता सकते हो कि वो महान प्रशासक है, तो आप बता सकते हो कायस्थ, क्या नाम है, आधार कायस्थ और मान ब्राह्मण की सहायता से उन्होंने अपने प्रशासन को क्या किया, सुदृढ़ किया, और राज्य की आर्थिक दशा को क्या किया, मजबूत किया। इसके अलावा विद्वानों की संरक्षक भी है, तो इनके कोर्ट में विद्वान रहते हैं। देखो आप, पद्मनाथ भट्टाचार्य रहते हैं जिन्होंने दुर्गावती प्रकाश लिखा, महेश ठक्कर जिन्होंने तिथि तत्व चिंतामणि लिखा है ना, दामोदर ठक्कर, ये सब इनके कोर्टियर है। इसके अलावा महान निर्माता भी है, रानी ने जबलपुर में चेरी ताल, आधार ताल, रानी ताल का निर्माण करवाया। इसके अलावा कुशल योद्धा भी है, तो अबुल फजल कहता है कि रानी सुंदरता के साथ साथ अनुग्रही, साहस, बहादुरी का मेल थी। वह बंदूक चलाना जानती हैं, तीर चलाना जानती हैं, शिकार पर जाती थी। तो खुद अबुल फजल इस बात को एडमिट कर रहा है कि महारानी सुंदर तो थी, साथ ही में वो शानदार योद्धा भी थी। इसके अलावा सर धार्मिक महिलाएं, तो बिल्कुल बल्लभ संप्रदाय के एक संस्थापक हैं, बल्लभाचार्य का नाम सुने होंगे सर आप, जब भी भक्ति आंदोलन पढ़ा होगा। तो बल्लभ संप्रदाय के संस्थापक हैं बल्लभाचार्य का बेटा कौन है बताओ जरा मुझे, विट्ठलनाथ। तो विट्ठलनाथ आते हैं सर गढ़ा में, रानी उनका स्वागत करती हैं, दान देती हैं, खुद उनके संप्रदाय को स्वीकार कर लेती। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, गढ़ा में पुष्टि मार्ग पंथ की क्या करवाई थी इन्होंने, स्थापना। ये आप सब दिमाग में। महाराजा गुलाब सिंह के सुधार कार्य लिखे हुए हैं, देखो सर। तो अलग अलग क्षेत्र में, पहले एक इंट्रोडक्शन दे दिया उनमें, इसके बाद अलग अलग क्षेत्र में उन्होंने जो सुधार किए हैं वो लिखा हुआ। क्या उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में सुधार किया, मितव्ययता की नीति अपनाई, कम खर्च करने की नीति अपनाई, है ना। 1835 में कृषि फार्म की स्थापना, एग्रीकल्चर फार्म स्टैब्लिश किया। ये क्या करता था, किसानों को सिखाता था कि कैसे खेती करना है, कौन सा बीज उपयोग में लाना है, कब सिंचाई देनी है अपने खेतों में, ताकि कृषि उत्पादन क्या हो जाए, बढ़ जाए। यही नहीं सर, 1939 में सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए लिलजी डैम बनवाया, लिलजी बांध याद रखना, और ना। 1934 में रीवा बैंक की स्थापना, ताकि किसानों को एडवांस में क्या मिल पाए, ऋण मिल पाए खेती करने के लिए। ऐसे 1940 में बघेलखंड फ्लोर मिल, जो कि एक आटा मिलता, ताकि राज्य में जो बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों को क्या दिया जा सके, रोजगार दिया जा सके। तो ये उनके क्या है, आर्थिक सुधार। नोट्स में से कहीं ज्यादा मिल जाएंगे, मैंने 10 नंबर में ये फॉर्मेट। ऐसी शैक्षणिक सुधार क्या किया, देखो वो सब लिखा हुआ। सामाजिक सुधार क्या है सर, वो सब लिखा हुआ। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार है, वो सब लिखा। लास्ट में उन्हें क्या कर दिया है, कंक्लूड कर। क्लियर है कि नहीं, एक बार देख लेना, याद कर लेना इफेक्ट। इसके अलावा सिंधिया कालीन स्थापत्य पूछा गया है, तो सिंधिया काल में आपको 2 प्रकार का स्थापत्य मिलेगा। उन सिंधिया स्थापत्य को 2 भागों में कैटेगराइज कर देना। एक तरफ तो छतरियां,
जैसे होलकरों की छतरी पूछी गई थी कि नहीं, बहुत पॉसिबल है कि आप क्वेश्चन बने तुमसे सिंधिया राजवंश की छतरी कला पर क्या करें, टिप्पणी करें। सिंधियाओं की छतरी पूछी जा सकती। छतरी है क्या, उसकी विशेषता क्या है सिंधिया की छतरियों की, और कौन कौन सी प्रमुख छतरियां, ये हो सकता। तो सिंधियाओं ने स्थापत्य में एक तरफ तो जहां छतरियां बनवाई, वहीं दूसरी तरफ महल, मंदिर, किले ये भी बनवाए, याद रख। तो सबसे पहले आप छतरी को एक्सप्लेन कर सकते हो और बताना सबसे पहले छतरी होता क्या है। तो बताइएगा, हिंदू धर्म में जो मृत व्यक्ति है, जो किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, उसकी स्मृति में जो इमारत, जो संरचना बन रही है, उसे क्या बोलते हैं, छतरी बोल। जैसे हम थान बनाते हैं कि नहीं गांव में, स्थान, कोई भी हमारे पूर्वज मर जाए, ऐसी राजा महाराजा क्या बनाते हैं, छतरी, क्योंकि हमारा उतना बजट नहीं होता है तो हम थान बना देते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, याद रखना। विशेषता क्या है सिंधिया छतरियों की, तो ये विशेषता लिखी हुई है कि सर्वप्रथम एक जगती बनाई जाती है, प्लेटफॉर्म, इसके ऊपर एक मंडप बनाया जाता है गुंबदाकार, ये हमेशा या तो सफेद होगा या गुलाबी होगा। इस तरीके से ये पूरी इसकी विशेषताएं राजपूत स्टाइल में मिलेंगी, मराठा शैली में मिलेंगी, फिर ये सिंधियाओं की छतरी आंग्ल शैली में भी तक मिलती है अगर हम बात करेंगे, है ना, मुस्लिम इस्लामिक शैली में मिलेंगी। तो जितनी भी सिंधिया छतरी मिलेंगी वो मिश्रित होंगी, काय काय की बताओ, मराठा, राजपूत, इस्लामिक और आंग्ल शैलियों। क्लियर है कि नहीं। स्तंभों में ये जानवरों के क्या बने हुए हैं, चित्र बने हुए हैं, उकेरे गए हैं, फिर इनकी कार्विंग की गई है। और लास्ट में कुछ जो प्रमुख छतरियां बता दी, जैसे ग्वालियर में दौलतराव सिंधिया की छतरी, जयाजी राव सिंधिया की छतरी, जानको जी की छतरी। ऐसे ही शिवपुरी में माधवराव सिंधिया और सांक्य राजे की छतरी। आप जाइए शाजापुर में तो रानोजी शिंदे की छतरी मिल जाएगी सर आपको। क्लियर है कि नहीं। आप महाराष्ट्र चले जाइएगा पुणे में तो महादजी शिंदे की छतरी मिल जाएगी सर आपको। ग्वालियर में छतरी बाग मिल जाएगा सर आपको सिंधियाओं का। तो ये प्रमुख छतरियों के क्या हो जाएंगे, उदाहरण। और अन्य स्थापत्य में अगर हम बात करेंगे, देखो कुछ चीजें और लिखी हुई हैं कि भैया मोती महल, जयविलास पैलेस, माधव विलास पैलेस, जॉर्ज कैसल भवन, गोरखी महल, गोपाल मंदिर, कंफू कोटरी, इसके अलावा डफरिन सराय, ये अन्य सिंधिया क्या है, स्थापत्य। बात समझ में आ रहा है कि एक तरफ छतरी बताना, दूसरी तरफ और जो दूसरा स्थापत्य आप वो बता। तो इस तरीके से आप सिंधियाओं के स्थापत्य को भी बता सकते। इसमें विशेषताएं बाद में लिखी है, ये स्थापत्य बताने से पहले यहां ऊपर क्या लिख लेना, इसकी विशेषताएं लिख लेना कि भैया एंग्लो इस्लामिक स्टाइल के साथ साथ राजपूत मराठी स्टाइल में जो है ये बनाया गया था। और नॉर्मल स्थापत्य में भी उन्होंने जो है सफेद पत्थर और पीले गुलाबी पत्थर का क्या किया है, प्रयोग। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो ये इस तरीके से आपके ये फॉर्मेट हो सकते हैं, याद रखना। 3 नंबर में फैक्ट टू फैक्ट बात करनी है, 7 नंबर में कोशिश करनी है इंट्रोडक्शन लिख दो और कोई एक डायग्राम डाल के उसमें पॉइंट एक्सप्लेन करो। डेटा अगर कम पड़ता है तो कंक्लूजन के द्वारा उसे क्या करो, एडजस्ट करो। तो मैं लगता है कि हमारे पास डेटा कम है, फैक्ट कम है, तो फिर क्या बना दो, उसके नीचे निष्कर्ष बना दो, लेकिन वर्ड लिमिट क्या करो, कंप्लीट करो। 10 नंबर में क्वेश्चन बनता है तो सबसे पहले भूमिका, इंट्रोडक्शन। क्लियर है कि नहीं। हमने ये लिख दी भूमिका 2-3 लाइन में, फिर एक फ्लो चार्ट बनाओ, जो भी पॉइंट लिखने वाले हो उनका एक फ्लो चार्ट बना दो, धीरे धीरे एक एक से सारे पॉइंट क्या कर दो, एक्सप्लेन कर दो, और लास्ट में 2-3 लाइन में क्या लिख दो, कंक्लूजन। मैं बार बार बोल रहा हूं, इंट्रोडक्शन, भूमिका में क्या लिखने वाले हो, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में। मैं तुमसे पूछता हूं अपना इंट्रोडक्शन दो, तो तुम बताओगे कि नहीं भैया मैं पीएफसी एस्पिरेंट हूं, मेरे पापा ये, मेरे ये, मैं यहाँ का हूं, वहां का हूं। तो ऐसी कोई भी राजा की अगर भूमिका है तो राजा के बारे में थोड़ा बताओ, किस वंश का है, कब से कब शासन काल रहा है, किसका उत्तराधिकारी। और अच्छा भूमिका हो सकता है अगर आप उसका क्या बता दो, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बता दो। सब कुछ बताने के बाद बताओ कि भैया भोज परमार की जानकारी के स्रोत ये है, तो अब भूमिका शानदार हो जाए। लास्ट में कंक्लूजन, तुमने जो भी पॉइंट लिखे एट द एंड तुमको क्या समझ में आया, और कंक्लूजन को और शानदार बनाना है तो फिर फ्यूचरिस्टिक बनाओ, भविष्य के साथ जोड़ कि भाई इल्तुतमिश ने ये विजय अभियान किए, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ बताओ जरा मुझे, दिल्ली को सुदृढ़ता प्राप्त हुई, जिसे आधार बनाकर अलाउद्दीन और बलबन ने उसका और विस्तार किया, उसे संपूर्ण भारत में फैला दिया। इल्तुतमिश ने आज काम किया, जिसका भविष्य में क्या प्रभाव पड़ा बताओ जरा मुझे, कि बलबन और अलाउद्दीन खिलजी उस सल्तनत को क्या कर देंगे, और बड़ा कर, कि मैंने कोई एक आधार तैयार कर दिया, मेरे बाद आने वाले जो है उस साम्राज्य को आधार बनाकर अब पूरे भारत में फैल। तो भूमिका, निष्कर्ष जितना भविष्य की ओर जाएगा, जितना फ्यूचरिस्टिक होगा उतना अच्छा होगा, याद रखना। तो भूमिका में उसके बारे में प्लस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और निष्कर्ष के बारे में एट द एंड क्या समझ में आया, और अगर उसका भविष्य में कोई प्रभाव पड़ रहा है तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। ये निष्कर्ष बनेगी बात सर, चलेगा। थैंक यू।